नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे मेडिकल एजुकेशन से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कार्बन टैक्स से संबंधित। तीसरा आर्टिकल वोडाफोन इशू से संबंधित और सबसे लास्ट में देश की इकोनॉमी से संबंधित आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मेडिकल एजुकेशन से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पास्ट में जो भी गवर्नमेंट्स आई, चाहे यूपीए की गवर्नमेंट हो, एनडीए की गवर्नमेंट हो या फिर उससे पहले की गवर्नमेंट्स हों, उन्होंने प्रयास किया मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज करने का। क्यों? क्योंकि हमारे देश में आपको पता है डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। विभिन्न गवर्नमेंट्स ने यह भी प्रयास किया कि मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में क्वालिटी और इक्विटी को भी इंश्योर किया जाए। क्वालिटी मतलब ऐसा ना हो जैसा अक्सर आरोप लगता है कि हमारे देश में कॉलेज से स्टूडेंट पास आउट तो हो जाते हैं, लेकिन जब वो पास आउट होते हैं तो उनके अंदर स्किल नहीं होती। तो जो मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश हों वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, अच्छे डॉक्टर्स जिनसे निकलें, और इसके साथ साथ इक्विटी का मतलब ये है ऐसा नहीं कि सिर्फ वो लोग जिनके पास पैसा है सिर्फ वही मेडिकल एजुकेशन हासिल कर सकें और गरीब लोगों की पहुंच में ना हो मेडिकल एजुकेशन। तो सरकार का फोकस रहा है मेडिकल एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज किया जाए, इसके साथ साथ क्वालिटी और इक्विटी को भी इंश्योर किया जाए। देखो, मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज बनते हैं उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। अगर आपको सही से एजुकेशन प्रोवाइड करनी है तो लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स चाहिए, लेकिन सरकार इतनी कैपेबल नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोल सके। सरकार के पास पैसों की कमी होती है। तो सरकार ने क्या किया, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को प्रमोट करना स्टार्ट किया। भाई, हम तो जितने कॉलेज खोल सके खोलेंगे, इसके साथ साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी अप्रूवल दे दिया गया सरकार के द्वारा। भाई, जितने मेडिकल कॉलेज सरकार नहीं खोल सकेगी उन जगहों पर प्राइवेट कॉलेज खुल जाएंगे, ऐसा सरकार ने सोचा। यह भी सोचा था सरकार ने कि जो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुलेंगे ये भी क्वालिटी, इक्विटी, इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, क्योंकि देखो ये एक नोबल प्रोफेशन है। सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड होकर काम नहीं करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले। तो इसका क्या रिजल्ट निकला? देखो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो खुले, काफ़ी सारे खुले, लेकिन उनमें क्वालिटी नहीं थी। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं, जो सिर्फ नाम के कॉलेजेस हैं, बल्कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। तो ये तो पर्पज़ यहाँ पे डिफीट हो गया कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले उनमें से कई ऐसे थे जिनके अंदर क्वालिटी नहीं थी। उसके बाद बात करें इक्विटी की, क्या गरीब परिवारों के बच्चे एक्सेस कर पाए उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को? इसका आंसर है नो, नो, नो। क्यों? क्योंकि देखो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए बहुत ज़्यादा डोनेशन मांगा जाता है। तो गरीब परिवारों के बच्चे इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाए। तो दूसरा जो पर्पस था इक्विटी वाला, ये भी डिफीट हो गया। अब तीसरे पर्पस की बात करें, सरकार ने यह भी सोचा था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो देश के अलग अलग इलाकों में खुलेंगे, इवन जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहां पर भी खुलेंगे। ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि जो देश के पिछड़े हुए इलाके हैं वहां पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो हैं वो नहीं ओपन हुए। सिर्फ वहीं पर ओपन हुए जहां पर उनको लगता था कि लोकल स्टूडेंट्स ज़्यादा एडमिशन ले सकते हैं, ज़्यादा वो मुनाफा कमा सकते हैं। और देखो, ऐसा नहीं था कि सरकार को पता नहीं था क्या कुछ चल रहा है इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। सरकार को पता था, बट जो काउंसिल थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करने की, ये काउंसिल अच्छे से काम नहीं कर रही थी। बहुत ज़्यादा करप्शन था इस काउंसिल में। जो काउंसिल के मेंबर्स थे वो रिश्वत ले लेते थे, और अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नॉर्म्स के विरुद्ध भी जाके काम कर रहे होते तो उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती थी, क्योंकि रिश्वत ली जा चुकी होती थी काउंसिल के मेंबर्स के द्वारा। तो बहुत सारी शिकायतें सरकार के पास आना स्टार्ट हो गई। इवन लोगों ने भी सरकार से मांग करनी स्टार्ट की कि भैया आप ठीक कीजिए सारा सिस्टम, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं। काफ़ी बार कोर्ट में भी केस जाने लगे।
तो फिर अपने अपने ढंग से सरकार ने एक्शन लेना स्टार्ट किया। काफ़ी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट्स दी। आखिर में सरकार ने यह डिसाइड किया कि ये जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है ये रेगुलेट नहीं कर पा रही है मेडिकल एजुकेशन को, इसलिए इसे खत्म कर दिया जाए। सरकार ने डिसाइड किया एक नई बॉडी इस्टेब्लिश की जाएगी, नेशनल मेडिकल कमीशन इंडिया। समझ गए? और मीनवाइल जब ये बॉडी इस्टेब्लिश की जाएगी नेशनल मेडिकल कमीशन, उससे पहले एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया जाए। ये क्या था? बीच का है ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। पहले थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जब इसे खत्म कर दिया गया था तो सरकार ने सोचा नई बॉडी इस्टेब्लिश की जाएगी, नेशनल मेडिकल कमीशन। और जब तक ये इस्टेब्लिश की जाती है मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट किया जाएगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा। तो अब तो देखो ये नेशनल मेडिकल कमीशन इस्टेब्लिश हो चुका है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कोई रिलेवेंस नहीं है। लेकिन आर्टिकल में ये कहा जाता है जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स काम कर रहा था तो ये नीट एग्जाम लेके आए कि देश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन करने के लिए एक ही कॉमन एग्जाम होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे मेरिट बेसिस पे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होगा और डोनेशन पे जो बहुत ज़्यादा एडमिशन होता है वो नहीं हो सकेगा। अब देखने में तो ये जो एग्ज़ाम है वो अच्छा ही लगता है कि हाँ मेरिट बेसिस पे एडमिशन होगा, बट देखो दिक्कत ये है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये रेस है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कॉन्वेंट स्कूल्स में एजुकेशन हासिल की है, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन इन्होंने हासिल की है +1 +2 में, और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन प्राप्त की है, जिनको ज़्यादा अच्छे ढंग से क्वालिटी एजुकेशन मिली नहीं है। अगर देखो सभी एक पॉइंट से रेस स्टार्ट करेंगे तो फिर इन बच्चों को तो डिसएडवांटेज हो जाएगा ना, क्योंकि इनको +1 +2 में गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिली है, और जो ये अमीर घरों के बच्चे थे जो अच्छे स्कूल्स में पढ़े हैं ये बहुत आगे निकल जाएंगे। तो नीट एग्जाम जो है इनके लिए नुकसानदायक है जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन प्राप्त की है। समझ गए? तो राइटर ये कहना चाहते हैं वैसे तो देखो नीट जो एग्जाम है ये सोचा गया है मेरिट बेसिस पे एडमिशन करवाएगा और क्वालिटी एजुकेशन भी आएगी, बट इक्विटी फिर भी नहीं आ पाएगी। गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं वो ज्यादा इस नीट एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका बेस कमजोर है, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन प्राप्त की है। तो राइटर ये सजेशन देते हैं कि भैया प्राइवेट मेडिकल जो कॉलेजेस हैं उनमें तो एडमिशन के लिए आप नीट का एग्जाम ले लो, लेकिन जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए आप +2 के मार्क्स को आधार बना सकते हो, जैसा पहले तमिलनाडु में था। इससे क्या होगा? इससे गरीब परिवारों के बच्चे जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स में +1 +2 की है वो एडमिशन ले सकेंगे मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, और वो भी डॉक्टर्स बन सकेंगे। इससे इक्विटी आएगी। ये सजेशन मेनली राइटर के द्वारा दिया जाता है। राइटर लास्ट में एक बात ये बोलते हैं, देखो कंफ्यूजन है। एक तरफ जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ये मेडिकल एजुकेशन में क्वालिटी और इक्विटी पे फोकस करती है, जबकि सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज इस बात पर फोकस करती हैं कि एजुकेशन को एक कंज्यूमर गुड बनाया जाए ताकि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए एजुकेशन के क्षेत्र में। तो सरकार ये डिसाइड नहीं कर पा रही है किस पे फोकस किया जाए, क्या एजुकेशन को मार्केट पे छोड़ दिया जाए या फिर सरकार खुद बीड़ा उठाए एजुकेशन के क्षेत्र में क्वालिटी और इक्विटी को इंश्योर करवाने में। तो इसका सॉल्यूशन देखो एक ही निकलता है, एजुकेशन को आप मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ सकते हो। एजुकेशन के फील्ड में आपको क्वालिटी और इक्विटी को इंश्योर करवाना ही होगा। और कैसे करवाया जा सकता है? एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो एडमिशन हो वो +2 के एग्जाम के आधार पर हो। तो ये हमने मेडिकल एजुकेशन से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कार्बन टैक्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो यूनाइटेड नेशंस की 75वीं वर्षगांठ पर अभी जो स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था उसको संबोधित करते हुए चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने यह कहा कि 2060 आते आते चाइना जीरो कार्बन एमिट करेगा। जीरो कार्बन एमिशन का मतलब यह है जो भी कार्बन एमिट होगा उतनी ही कैपेसिटी होगी चाइना की कार्बन को एब्जॉर्ब करने की। मान लीजिए 100 बिलियन टन कार्बन एमिट किया जाता है चाइना के द्वारा, तो इतनी ही कैपेसिटी होगी, 100 बिलियन टन की कैपेसिटी होगी कार्बन को एब्जॉर्ब करने की।
तो नेट इफेक्टिव कार्बन जो एमिशन होगा वो 0 होगा, और ये चाइना अचीव कर लेगा 2060 आते आते। चाइना ने यह भी कहा कि 2030 से पहले चाइना का जो कार्बन पीक है वो आ जाएगा। उसके बाद तो कार्बन एमिशन चाइना में कम होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, ये बात जो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि चाइना वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कार्बन एमिट करता है। दूसरा नंबर है यूएसए का और तीसरा नंबर है इंडिया का। तो अब चाइना ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि 2060 आते आते हम नेट 0 कार्बन एमिट करेंगे। अब बारी आती है यूएसए और इंडिया की। इनको भी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये भी दूसरे और तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कार्बन एमिट करने वाले कंट्री हैं। इवन देखो, वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हाफ जो कार्बन एमिट होता है वो इन 3 देशों से ही होता है। तो इसलिए डीकार्बनाइजेशन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। वैसे भी कार्बन के एमिशन से जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसका क्लाइमेट चेंज पे प्रभाव दिखना स्टार्ट हो गया है। दिल्ली में हीट वेव्स, साउथ वेस्ट चाइना में फ्लड्स, कैलिफोर्निया में जंगलों में आग, ये सब एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के। और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स 2020 में इंडिया का जो स्थान है वो 5वां है। मतलब क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर जिन देशों पर पड़ सकता है उन देशों में टॉप में शामिल है इंडिया। और वैसे देखो, क्लाइमेट चेंज की वजह से इकोनॉमी का भी सीधा सीधा लॉस होता है। 1998 से लेकर 2017 के बीच डिजास्टर्स की वजह से विभिन्न देशों को $2.9 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, जिसमें से 77% जो नुकसान हुआ वो तो देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ। ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। यूएस में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसके बाद नंबर आता है चाइना, फिर जापान, फिर इंडिया। इसलिए देखो, इन रीजन्स की वजह से अब इंडिया के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे कार्बन का जो एमिशन है वो कम हो। वैसे देखो, इंडिया ने ये कमिट किया है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में कि 2030 आते आते हमारे देश में 40% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होगी, मतलब जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और 2030 आते आते जो एमिशन टू जीडीपी रेशो है उसे हम 1/3 कम कर देंगे। 1/3 किसका कम कर देंगे? मान लीजिए 2005 में जो एमिशन टू जीडीपी रेशो था वो 60% था, तो इसे घटा के हम 40% तक लेके आ जाएंगे, यानी 1/3 हम कर देंगे जितना लेवल 2005 में था। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या स्टेप्स इंडिया के द्वारा उठाए जा सकते हैं कार्बन एमिशन को कम करने के लिए? देखो, सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कार्बन टैक्स लगाना, मतलब वो एक्टिविटीज जिनसे कार्बन एमिट होता है उन पर टैक्स लगाना। कनाडा में ये अप्रोच काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। कनाडा में कार्बन टैक्स इंपोज किया गया। अगर 1 टन CO2 एमिशन होता है तो $20 के तौर पे आपको कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। शुरुआत में ये $20 था, लेकिन अब इसे इंक्रीज करके $50 किया जा चुका है। यानी कनाडा में अगर किसी एक्टिविटी से 1 टन CO2 एमिट होता है तो $50 कार्बन टैक्स के रूप में देने पड़ते हैं। और एस्टिमेशन ये है 2022 आते आते ग्रीन हाउस गैसेस का जो प्रोडक्शन है वो 80 से लेकर 90 मिलियन टन तक के बीच कम हो जाएगा कार्बन टैक्स लगाने से। तो इंडिया भी ऐसा ही कर सकता है। यही अप्रोच काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज और कुछ यूएसए के स्टेट्स ने भी अपनाई है। तो इंडिया में भी अगर कार्बन टैक्स लगाया जाता है तो कार्बन का एमिशन बहुत कम हो सकता है। इसके अलावा देखो, दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि कार्बन क्रेडिट्स का प्रोविजन किया जाए। ये प्रोविजन चाइना में किया गया था और ये भी काफ़ी सफल साबित हुआ है। कार्बन क्रेडिट्स जैसे एक्टिविटीज़ के हिसाब से आप एक थ्रेशोल्ड लगा दो। जैसे मान लीजिए कोई पावर प्लांट है, आपने थ्रेशोल्ड लगा दिया कि ये पावर प्लांट जो है ये सिर्फ 10 टन CO2 एमिट कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा करेगा तो फिर या तो कार्बन क्रेडिट्स परचेज करने होंगे दूसरी फैक्ट्रीज से, अदरवाइज टैक्स देना होगा। समझ गए? तो इंसेंटिव रहेगा, मतलब वेरियस जो एक्टिविटीज़ होंगी, वेरियस फैक्ट्री ओनर्स होंगे फॉर एग्जांपल, उनके पास इंसेंटिव रहेगा
कि हमें कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करना है, ज़्यादा करेंगे तो कार्बन क्रेडिट परचेज करने पड़ेंगे। अगर कम थ्रेशोल्ड से कम हम CO2 एमिट करेंगे तो हमारे पास कार्बन क्रेडिट बच जाएंगे। मान लीजिए थ्रेशोल्ड था 10 टन का, किसी फैक्ट्री ने एमिट किया सिर्फ 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर 8 की तो बचत हो गई ना। तो वो फैक्ट्री ये 8 टन कार्बन डाइऑक्साइड के जो क्रेडिट्स हैं वो बेच देंगे दूसरी फैक्ट्रीज को जिन्होंने थ्रेशोल्ड से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन किया है। ये भी एक अच्छी फैसिलिटी है जिसको अवेल किया जा सकता है। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, वैसे तो देखो कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन लगा, एमिशन जो है ग्रीन हाउस गैसेस का काफ़ी कम हो गया, लेकिन अब फिर से विभिन्न देशों की जो इकोनॉमी है वो ओपन होने लगी है। फिर जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का वो बढ़ता जाएगा। तो इंडिया मेजर कार्बन इंपोर्टर्स में से है। एक टर्म होती है मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी टर्म का मतलब ये होता है, जब देखो सिंगल बायर मार्केट को कंट्रोल करता है, क्योंकि इंडिया, चाइना, ये वो देश हैं जो बहुत ज़्यादा ऑयल, एनर्जी, गैस, इन सब चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। तो ये अपनी टर्म्स पर इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कार्बन टैरिफ ये लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं। तो इसलिए ऐसे जो देश हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना, इनको मिलके एक कोलिशन बनाना चाहिए, क्लाइमेट कोलिशन, ताकि कार्बन टैक्स, कार्बन क्रेडिट्स, इन सब चीज़ों पर इफेक्टिवली काम किया जा सके। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वोडाफोन इश्यू से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। देखो, हच कंपनी इंडिया में काम क्या करती थी, आपको याद होगा 2007 से पहले, लेकिन बाद में वोडाफोन ने इस हच कंपनी को एक्वायर कर लिया था। तो ये ट्रांजैक्शन जो थी 2 ओवरसीज बेस्ड कंपनीज के बीच में थी, मतलब ना तो हच इंडिया की कंपनी थी ना ही वोडाफोन इंडिया की कंपनी थी। काम जरूर हच इंडिया में कर रही थी, लेकिन पेरेंट कंपनी इंडिया में बेस्ड नहीं थी। तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई 2 ओवरसीज बेस्ड कंपनीज के बीच, और कहां पे कंप्लीट हुई, केमन आइलैंड्स में। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह मानना था, चूंकि हच कंपनी ऑपरेशन तो इंडिया में कर रही थी ना, और वोडाफोन ने हच को खरीदा, तो कैपिटल गेन टैक्स बनता है। वोडाफोन को कैपिटल गेन टैक्स देना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, लेकिन वोडाफोन ने इस बात को नहीं माना। वोडाफोन ने कहा कि अरे भैया, 2 कंपनीज जिनके बीच में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई ये ओवरसीज बेस्ड थी, इंडिया की कंपनीज थी ही नहीं, तो इंडिया में क्यों कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। तो इस चीज को लेकर विवाद हो गया। एक देखो कंसेप्ट होता है राउंड ट्रिपिंग का। राउंड ट्रिपिंग में क्या होता है, मान लीजिए इंडिया की कोई कंपनी है, उसको ये लगता है अगर वो सीधा सीधा इंडिया में इन्वेस्ट करेगी तो कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, या फिर दूसरे जो टैक्सेस हैं वो ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इंडिया की कंपनी कैसे ना कैसे पैसा भेज देती है, मान लीजिए मॉरिशस में, वहाँ पे कंपनी इस्टेब्लिश की जाती है और वो बाद में फिर से इंडिया में इन्वेस्ट करती है। इसका फायदा ये होगा क्योंकि मॉरिशस में कैपिटल गेन टैक्स बहुत कम है, तो फिर ऐसे वो कंपनी मॉरिशस के थ्रू अगर राउंडली इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेगी तो उसको कम टैक्स देना होगा। काफ़ी सारी कंपनीज ऐसा करती हैं और टैक्स बचाती हैं। तो इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये मानना था, वोडाफोन और हच के बीच में हुई ये डील, ये राउंड ट्रिपिंग का एग्जाम्पल है, टैक्स बचाने का एक तरीका है। तो इसको लेकर विवाद हो गया, मामला पहुंचा बॉम्बे हाईकोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन वोडाफोन ने फिर अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के पक्ष में फैसला दिया कि कोई टैक्स नहीं बनता है, टैक्स ना दिया जाए। सरकार ने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को डिसमिस कर दिया और मामला रहा वोडाफोन के पक्ष में। लेकिन उस समय वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, वो कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड कर दिया और यह कह दिया कि कुछ जो नॉर्म्स हैं इनकम टैक्स से संबंधित वो रिट्रोस्पेक्टिवली लागू होंगे, मतलब पहले जो डील हुई हैं उन पर भी लागू होंगे। ये अपने आप में सही नहीं था वैसे तो, क्योंकि देखो पुरानी डील्स पर भी अगर आपका कोई नॉर्म लागू होगा तो मतलब आपके देश में जो टैक्स इन्वायरमेंट है वो स्टेबल नहीं है। आप कभी भी
ये फैसला कर सकते हो कि पहले जो कुछ हो चुका है उस पर भी आपको इतना टैक्स देना होगा, फिर तो स्टेबिलिटी कहाँ रही, फिर तो कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा अगर इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रहेगी टैक्स इन्वायरमेंट में। लेकिन सरकार ने क्लैरिफाई किया कि हम रिट्रोस्पेक्टिवली कुछ लागू नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्लैरिफाई कर रहे हैं, और हमने क्लैरिफाई किया है इनकम टैक्स को अमेंड करके। तो वोडाफोन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वोडाफोन गया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के पास। वोडाफोन ने कहा कि देखो, नीदरलैंड और इंडिया के बीच में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, इस प्रकार से रिट्रोस्पेक्टिवली कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और इंडिया ने जो कुछ किया है, ये रिट्रोस्पेक्टिवली जो टैक्स लगाया है या फिर क्लैरिफिकेशन जो किया है, ये इंडिया और नीदरलैंड के बीच हुई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का वायलेशन है। मीनवाइल देखो, सरकार चेंज हो गई। जो एनडीए की गवर्नमेंट आई, एनडीए की गवर्नमेंट ने कहा कि हम देखो डिमांड तो रेज करेंगे लेकिन कुछ नया नहीं करेंगे। मतलब टैक्स नहीं दिया वोडाफोन ने सरकार के अनुसार इस मामले में, तो इंटरेस्ट भी तो लगता रहता है ना। तो सरकार, एनडीए की गवर्नमेंट ने फ्रेश टैक्स डिमांड रेज कर दी 22,000 करोड़ की, और मामला चल रहा था मीनवाइल इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के पास। अब लेटेस्ट ये हुआ है, इस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का फैसला आ चुका है। इन्होंने अब वोडाफोन के ही पक्ष में फैसला किया है कि वोडाफोन को ये जो 22,000 करोड़ का टैक्स है वो देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो थी वो केमैन में कंप्लीट हुई और 2 ओवरसीज बेस्ड कंपनीज के बीच में थी, इंडिया की कंपनी के बीच में नहीं थी कि कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो अब देखो, कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि अब सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए, इस वर्डिक्ट को मान लेना चाहिए, ताकि ये सिग्नल जाए कि इंडिया एक अच्छी डेस्टिनेशन है इन्वेस्ट करने के लिए, और टैक्स पॉलिसीज जो हैं वो स्टेबल हैं। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट खतरे में आ जाएगी। ऐसी गुहार कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा सरकार से लगाई जा रही है कि आप इस वर्डिक्ट को अब चुपचाप मान लीजिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल देश की इकोनॉमी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, फिस्कल डेफिसिट का सिंपल मतलब क्या होता है, मतलब आप टेक्निकल डेफिनेशन में मत जाइए, सिंपल डेफिनेशन फिस्कल डेफिसिट की है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स। अब देखो, कोविड-19 की महामारी के बाद हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई है। वैसे ये तो सबको ही पता था कि महामारी का असर होगा विभिन्न देशों की इकोनॉमीज पर, बट जब रिजल्ट सामने आया तो जो असर हुआ है वो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हुआ है। और सरकार ने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि हम खर्चा इंक्रीज कर रहे हैं ताकि देश की इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके। कुछ सेक्टर्स में देखने को भी मिला खर्चा, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में, इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉजिटिव आउटपुट देखने को मिली। डिफेंस सर्विसेज में चूंकि इंडिया चाइना बॉर्डर पर तनाव है, तो ऐसा लगा कि सरकार जैसा खर्चा कर रही है और फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत बढ़ सकता है। बट देखो, अब जो डेटा सामने आया है उसके अनुसार सरकार खर्चा इतना नहीं कर रही है जो कि जरूरी है देश की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। एक्चुअल में टोटल जो रेवेन्यू है वो सरकार को कम प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। फिस्कल डेफिसिट देखो हो सकता है इस साल 8% ऑफ जीडीपी, और ये तब है जब सरकार ज्यादा खर्चा नहीं करती है, क्योंकि रेवेन्यू ही सरकार को कम प्राप्त हो रहा है, चाहे टैक्स रेवेन्यू की बात करें या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें। और देखो, अगर स्टेट्स का हम रेवेन्यू लॉस मिला लें, स्टेट्स का फिस्कल डेफिसिट अगर हम मिला लें, तो टोटल जो फिस्कल डेफिसिट होगा हमारे देश का वो 14% ऑफ जीडीपी होगा। समझ गए? तो देखो, हालात जो हैं वो खराब हैं। 14% ऑफ जीडीपी अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, सरकार नॉर्मल जो खर्चा है उसको भी कम करने की कोशिश कर रही है। देखो, नॉर्मल खर्चा आप अगर कम करोगे तो फिर जॉब्स नहीं प्रोड्यूस होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होंगी। फिलहाल की सिचुएशन में तो सरकार को ज्यादा खर्च करना चाहिए, लेकिन सरकार कम खर्चा कर रही है, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है, अगर सरकार खर्चा कम नहीं करेगी तो जिस प्रकार से टैक्स रेवेन्यू प्राप्त हुआ है तो उस हिसाब से तो फिस्कल डेफिसिट कितना हो जाएगा, 14% ऑफ जीडीपी। तो सरकार कैसे कंपेंसेट करेगी इतना ज्यादा जो फिस्कल डेफिसिट है? इसका देखो एक ही सॉल्यूशन है, मोनेटाइजेशन ऑफ डेट बाय आरबीआई। मोनेटाइजेशन ऑफ डेट करना पड़ेगा आरबीआई को,
जैसे मोनेटाइजेशन ऑफ डेट का मतलब देखो सिंपल इतना नहीं है कि नोट प्रिंट करना जैसे पहला होता था। आजकल बैलेंस शीट को एडजस्ट करके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की माध्यम से भी जो मोनेटाइजेशन है डेट का वो हो सकता है, लेकिन खतरा ये है इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। इन्फ्लेशन बढ़ी भी है पिछले कुछ महीनों में, ये सरकार की एक बड़ी चिंता है। बट देखो सरकार को अब इस चैलेंज के लिए तैयार रहना ही होगा, क्योंकि अगर सरकार खर्चा कम करेगी, वैसे तो उम्मीद ये की जा रही है जैसा विभिन्न देशों ने फिस्कल स्टिमुलस के लिए स्टेप्स लिए हैं, इंडिया की सरकार भी फिस्कल स्टिमुलस के लिए स्टेप्स लेगी। बट सरकार तो जितना नॉर्मल खर्चा होता है उसे भी कम करने की कोशिश कर रही है ताकि फिस्कल डेफिसिट को कम किया जा सके, जो कि ज़्यादा होने वाला है रेवेन्यू के कम प्राप्त होने से। तो इसलिए सरकार को कम से कम 14% ऑफ जीडीपी, टोटल फिस्कल डेफिसिट की हम बात कर रहे हैं, 14% ऑफ जीडीपी के लिए तो तैयार रहना चाहिए। और इसका सॉल्यूशन ये है मोनेटाइजेशन ऑफ डेट। तो ये एसेंस हमने समझ लिया इस पूरे आर्टिकल का। मेनली राइटर ये बोलना चाहते हैं ज्यादा खर्चा सरकार के द्वारा किया नहीं गया है जैसे कि उम्मीद थी। फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है तो इसलिए बढ़ा है क्योंकि रेवेन्यू कम प्राप्त हुआ है। अब सरकार को कम से कम 14% ऑफ जीडीपी के फिस्कल डेफिसिट के लिए तैयार रहना चाहिए। 14% टोटल की हम बात कर रहे हैं, स्टेट्स का भी मिला के। और इतना पैसा कहां से आएगा, इसका आंसर है मोनेटाइजेशन ऑफ डेट। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया देश की इकोनॉमी से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज 4 इश्यूज को हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।